और आज हम लोग करेंगे क्लाइमेट का ही अपना 5वां पार्ट, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है पानी बरसता है और जो है उसके पीछे के क्या कारण हैं। तो कंडेंसेशन देखेंगे, प्रेसिपिटेशन देखेंगे और मॉनसून देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना मॉनसून। तो जैसे कि मॉनसून आपको पता है भारत में जो है एक एक चौथा सीज़न है जो कि भारत में होता है। जैसे कि मुख्यतः जो होते हैं वो 3 सीज़न होते हैं। एक होता है समर, एक होता है विंटर्स और एक होता है, आपको जैसे पता हो कि एक होता है रेनी सीज़न, ठीक है। तो रेनी सीज़न के टाइम पे ही एक और सीज़न आता है, वो है आपका मानसून सीज़न, जिसके अंदर एक तरीके से एक जो है वर्षा जो है वो अपने एक अलग ही तरीके से आती है और फिर जो है वो वापस भी जाती है। तो ये होते हैं। वैसे जनरली हर जगह जो है वो 3 ही सीज़न पाए जाते हैं। तो वो 3 सीज़न जनरली कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके एक तो समर, विंटर और रेनी सीज़न, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अब जो है दूसरी चीज़ जो है मानसून के बारे में हमें पढ़ना है, वो क्या है कि मानसून जो होते हैं वो एक तरह के लैंड और सी ब्रीजेज़ होती हैं। पर क्या होता है कि ये ज़्यादा बड़े लेवल पे होती हैं, मतलब कि लैंड की तरफ हवाएं जाती हैं और जो है सी की तरफ वापस आती हैं। तो इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है। उसके बाद क्या होता है कि मानसून जो होता है क्लाइमेट, वो आप कह रहे हैं पानी बरस रहा है, ठीक है। पर पानी जो बरस रहा है वो इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि जो ये वाला रीजन है जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, यहाँ के पानी बरसने में और यहाँ के पानी बरसने में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पे जो मौसम होता है वो कभी कभी सूखा पड़ता है और फिर एकदम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। पर यहाँ पे हर दिन पानी बरसता है ना। तो इस तरीके से रहता है पूरे साल भर। यहाँ पे कभी कभी सूखा पड़ जाता है, फिर एकदम से पानी भरता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ बाढ़ आ गई, फिर यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। ये चीज़ इसके अंदर समझाई गई है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि जो उसका एक तरीके से कह सकते हैं कहाँ कहाँ ये होता है, बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हो गया नॉर्थ एरिया और ये हो गया साउथ एरिया। किसके रिस्पेक्ट में? इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। तो 5 डिग्री यहाँ 5 डिग्री यहाँ पे होगा कहीं पे, यहाँ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो भी होगा, तो वहाँ तक जो है ये दिखाई देता है आपका मानसून का सीज़न। ऐसे ही नीचे भी आपको मानसून दिखाई देगा। परंतु जो मानसून जो होता है जो भारत में आता है वो ज़्यादा जो है स्ट्रांग होता है, एक तरीके से कह सकते हैं शक्तिशाली होता है, व्यापक होता है। परंतु और जगह जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इतना ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से बनता नहीं है। तो कुछ जगह हैं जो आपको ध्यान रखनी जहाँ पे मानसून जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है, और वो है जैसे कि आपका एक तो ये हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, है ना। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और फिर जो है वहाँ पे बर्मा हो गया, बर्मा का रीजन जो है ये हो गया आपका, ठीक है। और जो है फिर आपका थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया। तो ऐसे अलग अलग जगह जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है आपका बेसिकली जो मानसून है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है इंडिया के रीजन में आता है, और भी जगह आता है पर इंडिया में आता है ये, और मोस्टली जो यहाँ पे बढ़िया बनता है। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है मानसून बिहेव करता है। तो आप देखिए ये आपको दिखाई दे रही है जो ब्लैक ब्लैक लाइन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो होता है ना, पृथ्वी जो है वो एक तरीके से क्या होता है, उस पे ऊपर गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना। सूर्य ताप आ रहा है उस पर, और जो सूर्य ताप है वो हर एक जगह अलग होता है। तो मोस्टली जो होता है, जो पृथ्वी जब घूमती है तो जो ये आपकी जो इक्वेटर पे लाइन होती है ना, एक इसे बोलते हैं ITCZ, है ना, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी के कारण यहाँ पे एक तरीके का लो प्रेशर बन जाता है इस पोजीशन में जो आपको दिख रहा है ये। तो यहाँ पे जो एक तरीके का लो प्रेशर बन जाता है, इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हवाएं होती हैं, जो यहाँ से आप देख रहे हैं एक तरह से हवाएं आ रही हैं, वो क्या होती हैं, वो जो होती हैं एक तरीके से आपकी कन्वर्ज होने लगती हैं इस जगह, ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ। और जब वो अंदर की तरफ ऐसे सीधे आती हैं, तो जब वो इक्वेटर को पार करती हैं तो आपको पता होगा कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो क्या करेगा, कोई भी चीज़ अगर नॉर्थ में है इक्वेटर के, तो कोरियोलिस फोर्स उसको किस तरफ मोड़ देती है, राइट की तरफ, यानी कि आपके दाएं तरफ मोड़ देती है अपने। और अगर कोई चीज़ भी इक्वेटर के नीचे होगी तो कहाँ मोड़ देगी, बाईं तरफ। तो आप देखिए इधर क्या हुआ, जब ये हवाएं वापस लौटी तो ये बाएं तरफ हो गई, है ना, अपने लेफ्ट की तरफ चली गई। तो आपको ध्यान रखना है अगर हम किस तरफ हवाएं जा रही हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आ जाते हैं समर के टाइम में। तो आपको पता है कि समर के टाइम में 21 जून के आसपास जो सूर्य होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमक रहा होता है ना। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो था बहुत बढ़िया लो प्रेशर बनेगा। अब जब यहाँ पे बढ़िया लो प्रेशर बनेगा तो जितने भी हाई प्रेशर का एरिया होंगे नीचे की तरफ, वहाँ से क्या होगा, विंड जो है वो एक तरीके से ऊपर आएगी ऐसे करके, और जब वो इक्वेटर पार करेगी तो यहाँ की तरफ अंदर की तरफ कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे क्या है, समुद्र है, तो यहाँ से ये हवाएं जब आएंगी तो यहाँ से जो है अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी, और जब लैंड पे आएंगी तो यहाँ पे पानी
बरसा देंगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसे विंटर में क्या होता है, क्योंकि विंटर में क्या होता है, ये जो ITCZ होता है हल्का सा नीचे चला जाता है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि 21 दिसंबर के आसपास जो होता है या जनवरी में जो होता है आपका, मतलब आप ये समझ लो सितंबर का टाइम होता है या अगस्त का टाइम होता है, उसके बाद से नीचे खिसकने लगती है ये। तो धीरे 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 करके जैसे जैसे नीचे खिसकेगी, तब क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी अब यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे अब लो प्रेशर बनेगा। तो जो भी हाई प्रेशर के रीजन है, अब विंटर का टाइम है तो इंडिया में ठंडक होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का गर्मी कम पड़ रही है, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से विंड सब उल्टी फ्लो करेंगी। तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पे उल्टा फ्लो करती है। जब उल्टा फ्लो करती हैं तब यहाँ से जो होती है ड्राई रहता है सीजन, मतलब सूखा रहता है, पर ज़्यादा सूखा नहीं, मतलब सूखा हल्का रहता है, पर और जो होता है यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल से जो होते हैं मॉइस्चर लेके उड़ती हैं और यहाँ पे पानी बरसा देती हैं आपके तमिलनाडु के रीजन में। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। तो यही सारे पॉइंट इसके अंदर लिखे हुए हैं कि कूल और ड्राई सीजन, मतलब अक्टूबर फरवरी में, जैसे मैंने आपको बता दिया है ना। तो जैसे कि यहाँ से जब आएंगी ठंडक के मौसम में, यानी अक्टूबर के फरवरी में, तो यहाँ पे पानी बरसेगा तमिलनाडु के एरिया में। ठीक है, और इस पे जो होता है ना, इस समय जो होता है एक यहाँ से भी लहर चल रही होती है, आपको मैंने बताया था ना, सब ट्रॉपिकल जो एक तरीके की वो चलती है यहाँ पे, विंड चलती हैं। तो जो जो आपकी विंड चल रही होती है, एक तरह की जेट स्ट्रीम चल रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी यहाँ पे जो थे पुश करती हैं और यहाँ पे कुछ पानी लेके इधर से आती है मेडिटेरेनियन से और यहाँ पे बरसा देती है। तो पंजाब के एरिया में, थोड़ा दिल्ली के एरिया में सर्दी पानी बरसता है, और जो यहाँ से लौट रही होती हैं हवाएं, वो यहाँ से मॉइस्चर कैरी करते हुए तमिलनाडु में पानी बरसा देती हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको और बताता हूँ मैं आगे। तो मार्च और मिड के जून में मैंने आपको बता दिया कि गर्मी बढ़ने लगती है, या ITCZ ऊपर जाने लगता है, यही पॉइंट बताया मैंने। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब क्या है, मिड जून से सितंबर में क्या हो रहा है, अब देखिए जून के सितंबर में क्या हो रहा है, यहाँ से विंड जब ऊपर आने लगी, पानी लेके आएंगी, तो पानी बरसेगा और क्या हो जाता है, यहाँ पे विंड, यहाँ पे एक तरीके से मानसून शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि जो मानसून के यहाँ पे पानी बरसने की शक्ति थी, वो क्या होती है, कभी कभी कम होने लगती है। फिर उसी को क्या बोलते हैं, धीरे धीरे करके जो होता है मिड सितंबर तक मानसून जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसी बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। आप रिट्रीटिंग मानसून को इसके साथ मिक्स मत करिएगा, जो यहाँ से हवाएं ऊपर से आ रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग चीज़ है और यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और यही इसके अंदर मानसून में इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ सकता है कि और कहाँ कोई और जगह है जहाँ पे मानसून पाया जाता है, कौन से लैटिट्यूड में पाया जाता है, ये एक चीज़ पूछ सकता है ना। या जो है उसके क्या क्या कारण है, तो मैंने आपको दो कारण बताए। एक तो ये ITCZ का ऊपर मतलब ऊपर जाना, दूसरा जो है यहाँ पे एक सब ट्रॉपिकल जो एक तरीके से जेट स्ट्रीम चल रही होती हैं, जो कि जो है एक तरीके से एक दबाव क्रिएट करती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सब अगर यहाँ पे स्ट्रीम चल रही होंगी समर में, इस तरफ से आ रही होंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे इतना बढ़िया लो प्रेशर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से विंड्स आ रही हैं, है ना। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस पैदा कर देंगे। तो ये विंड्स को अच्छा होना चाहिए कि ये समर में ऊपर से निकल जाएं, तब यहाँ पे एक अच्छा लो प्रेशर बनेगा और ये विंड जो आ रही है ये अच्छे से यहाँ पे कन्वर्ज करेंगी। तो ये भी एक रीज़न होता है, ये जो एक तरीके की जेट स्ट्रीम्स आती हैं यहाँ पे ये भी जो होती हैं एक तरीके से मानसून में अपना इफेक्ट डालती हैं। तो ये दो रीजंस मैंने आपको बता दिए। नीचे कुछ और रीजंस होते हैं जिनको जो है आप समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना सोमालिया वेस्ट जेट स्ट्रीम के बारे में बताया था पिछली क्लास में, वो सभी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये पुश करती हैं। अब देखिए, जो अगर सोमालिया वेस्ट जेट स्ट्रीम यहाँ पे है आपकी इस जगह पे है, तो वो क्या करेगी, एक तरीके से पुश करेगी ना, जो भी हवाएं यहाँ से जा रही हैं, तो ये और अच्छा कर देती है मानसून को। ठीक है, और एल नीनो एक और फैक्टर होता है जिसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि जो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, चार पॉइंट जो मैंने आपको बताया, एल नीनो वाला, सोमालिया जेट स्ट्रीम वाला, एक ये ITCZ वाला, और एक जो ये ऊपर वाली जेट स्ट्रीम चल रही है ये वाला, तो आपको ध्यान रहेगा। ये सारे कारण होते हैं जिसमें जो कि मानसून पे आपके असर डालते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट इसके अंदर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये जेट स्ट्रीम वापस लौटती हैं, यानी कि जेट स्ट्रीम नहीं, जब ये मानसून वापस लौट रहा होता है उसके बाद का समय जो होता है अक्टूबर से फरवरी के टाइम में, यहाँ पे पंजाब से एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसके वजह से, देखिए यहाँ पे लिखा ना, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ब्रॉड बाय द जेट स्ट्रीम्स। तो जो जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे आ रही हैं वो पानी यहाँ पे बरसाती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे पानी बरस गया और यहाँ से जो आप क्या बोल रहे हैं हवाएं यहाँ नीचे की तरफ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, तो यहाँ से जो पानी आएंगे तो यहाँ पे पानी बरसाएंगे, इस रीजन में पानी बरसेगा। ठीक है, तमिलनाडु के रीजन में और हल्का सा आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट कि वो पूछ सकता है कि तमिलनाडु का रीजन में पानी कब बरसता है, तो आपको याद होना चाहिए विंटर्स में बरसता है ना, और समर्स में बिल्कुल भी नहीं बरसता है। क्योंकि आप देखिए क्यों नहीं बरसेगा, यहाँ पे क्या है, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपको दिख रहा है ना, ये एरिया,
यहाँ पे क्या है आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, एक तरह का बॉर्डर बना देते हैं, है ना। और जहाँ से जो विंड्स आती हैं तो उनको ऊपर कट जाना पड़ता है, या तो ऐसे सीधी निकल जाती हैं या फिर ऐसे घूम के आती हैं। तो यहाँ का रीजन जो हो गया एक तरह से क्या हो गया, रेंज शेडो में आ गया, है ना, शैडो हो गया वहाँ पे, कोई भी मतलब पानी नहीं बरसेगा बस। तो फिर कब बरसेगा, दिसंबर में बरसेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और तीसरी चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि विंड्स के नाम याद रखने हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, जो विंड जिस डायरेक्शन से आ रही होगी उसका वही नाम होता है। जैसे कि इस विंड का नाम क्या है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स नाम है, ठीक है। तो जब मानसून के लिए नाम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये सारी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं, परंतु जब इसका मानसून के लिए नाम होगा तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लीजिए ये आपका विंड जो है, अगर ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो अगर इधर से आ रही है तो क्या होंगी, साउथ वेस्ट विंड्स होंगी, ठीक है। इसी तरीके से जब ठंडक में ऊपर से आएंगी तब क्या कहलाएंगी, नॉर्थ ईस्ट विंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। मानसून इतना आप पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर पीएचडी करना है फिर, तो फिर आप पीएचडी कर लीजिएगा अलग से उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट प्रेसिपिटेशन, हाउ इट अकर्स। अब देखिए प्रेसिपिटेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, विंड्स आ रही है, ये आ रहा है पानी। अब हम देखेंगे कि पानी जो है वो बरस रहा है, ठीक है। तो जब पानी जो बरसेगा उसको भी हमें देखना पड़ेगा ना, किस प्रकार से जो है पानी बरस रहा है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा। तो और कितने तरह का जो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अब मान लीजिए कोई मॉइस्चर है, जब मॉइस्चर नीचे आता है, मान लीजिए यहाँ पे मॉइस्चर है हवा में, तो मॉइस्चर जब नीचे आता है तो वो या तो पानी के फॉर्म में आ सकता है, या तो बर्फ़ के फॉर्म में आ सकता है, या फिर और भी कुछ चीज़, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो नीचे आती हैं, तो उनको हम देखेंगे और इसी चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जरूरी नहीं है सिर्फ पानी बरस रहा है, वो नहीं, प्रेसिपिटेशन और भी चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसको कैसे होगा। तो देखिए हल्का सा एक डायग्राम पहले मैं बताता हूँ। ये देखिए ऊपर से बादल है, अब ऊपर से बादल से जब गिरता है ना तो वो हल्की आपको जमी हुई ही जो है क्या बोलते हैं, आइस गिरती है हल्की सी, ठीक है। परंतु जब वो नीचे टच में आती है, नीचे के एटमॉस्फेयर में, है ना, तो अब ये समझ लीजिए ये जो हाइट होगी कम से कम 5-6 किलोमीटर ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है, हल्का सा गर्म पोर्शन है, तो जब वो नीचे आती है तो क्या होता है, वो पानी बन जाता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर ऊपर से आई पानी बना, और फिर अगर नीचे ठंडक एरिया है, ठंडा एरिया है मान लीजिए कोई, तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग रेन बन जाएंगी, है ना। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो होगा एक तरीके से जो रेन गिरेगी वो क्या करेगी, ठंडी जो वहाँ पे सतह होगी उस पर जम जाएगी जाके, है ना, ये चीज़ हो जाती है। और जब रेन जो है और कहीं पे और मतलब मान लीजिए ठंडक और ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, तो वो जो है एक तरीके से एक स्लीट के फॉर्म में गिरती है, यानी कि वो गिरेगी पर सूखी बर्फ़ नहीं होगी, हल्की सी गीली बर्फ़ होगी। और वो क्या करती है, वो बहुत खतरनाक होती है सड़कों पे के लिए, क्योंकि सड़कों पे क्या होता है, जो रोड्स होती हैं उसके ऊपर ये चिपक जाता है ना, चिपक जाएगा। और जब उस पे ऊपर गाड़ी जाएगी ना तो हल्की सी, क्योंकि चिकनी है ये, सूखी तो है नहीं बर्फ़, तो क्या होगा, गाड़ी फिसल जाती है। तो ये होती है स्लीट, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ऊपर से आ रही है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे पहले बर्फ़ थी, फिर गर्मी, फिर पानी हो, फिर पानी हो गया, ठीक है। गर्मी की वजह से पानी हो गया था, पानी की वजह से क्या हो गया, और ज़्यादा ठंडक है तो बर्फ़ हो गई। पर यहाँ पे ठंडी सतह थी तो यहाँ पे चिपक गया पानी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर अगर मान लीजिए गर्मी है ही नहीं तो सीधे क्या गिरेगी, बर्फ़ गिरेगी। जब देखते हैं कुल्लू मनाली में, शिमला में जाते हैं तब देखते हैं ना, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। तो वही ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, प्रेसिपिटेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि ड्रिजल होता है। ड्रिजल क्या होता है, जब पानी बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी जो होती है उसे बोलते हैं ड्रिजल, ठीक है, इंग्लिश में। फिर होता है स्लीट, जो मैंने आपको समझा दिया, स्लीट, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये रेन ड्रॉप्स होती हैं फिर से जम जाती हैं, रीफ्रोजन हो जाती हैं, और इस तरीके से स्नो वाटर बनता है। वही जो मैंने बताया ना, आप हल्का सा जो है ना, सूखी सूखी जो होती है बर्फ़ नहीं होती है, हल्की सी गीली होती है। और एकदम जैसे आपने देखा होगा कि पानी रख दीजिए अगर आप बहुत फ्रिज में, तो पानी के ऊपर एक हल्की सी परत जम जाती है ना, परत जो आप, वही होती है स्लीट बेसिकली, आप ऐसा समझ लो। पर वो क्या होता है, आप इन्वायरमेंट में जो होता है वो एक तरीके से सड़क पे जम रहा है या पृथ्वी पे जम रहा है, ज़मीन पे जम रहा है, तो फिसलन हो जाती है इस पर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। हेल स्टॉर्म क्या होते हैं, ओलों का नाम आपने सुना होगा, ओले, है ना, ओले आपने देखा भी होगा, ओले कभी कभी गिर जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये एक तरह से जो होता है, जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो इन्हीं को हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो इनका एक मैकेनिज्म है, आपको मतलब मैकेनिज्म अगर इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखिए कि जो होता है पानी जो होता है जब ऊपर से ऐसे होता है, ये जो कि बर्फ़ गिरी, अभी पानी आया, अब अगर मान लीजिए नीचे से विंड्स चल रही हैं, खूब तेज़ अगर हवाएं चल रही हैं,
ठीक है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो ये जो पानी होता है ना ये वापस ऊपर चला जाता है। फिर क्या होता है, ये फिर जम जाता है, फिर पानी नीचे आता है, फिर क्या होता है, फिर हवाएं चल रही हैं, फिर ये ऊपर जा रहा है। जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब ये नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो यानी कि हेल स्टॉर्म जो होते हैं, यानी कि ओले जो होते हैं ना, उनके लिए क्या जरूरी है, नीचे से विंड्स आना जरूरी है। जो विंड्स है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होनी चाहिए, तब ये जो होते हैं ओले बनते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर ये होता है रेनफॉल के बारे में आपको बताई दी, बरसात बरसात, और एक होता है विराज। विराज क्या होता है, रेन ड्रॉप्स इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से पानी गिरा तो ऊपर यहाँ पे आके क्या हो गया, सूख गया, तो उसको क्या बोलते हैं, विराज बोलते हैं, ठीक है। ड्रिजल मैंने आपको बता दिया। मिस्ट क्या होता है, मिस्ट क्या होता है कि एक तरीके से जो फॉग होता है ना, फॉग पृथ्वी, अभी हम आगे देखेंगे मिस्ट क्या होता है। जो आपको पता है धुंध होता है, धुंध, जब धुंध में ज़्यादा पानी हो जाए, है ना, हल्का सा पानी टाइप हो जाए, मतलब आप हाथ ऐसे हवा में करें तो आपका हाथ हल्का सा गीला हो जाए, उसे बोलते हैं मिस्ट, उस समय को बोलते हैं मिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। और स्नोफॉल तो मैंने आपको बता ही दिया, स्लीट बता दिया, ठीक है। और हेल मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ होती है, ओले होते हैं। अब देखिए तीन तरह की जो होती है रेंज होती हैं, आपको कैसे समझना है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपने देखा है कभी कभी हमारे एरिया में, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। गर्मी की वजह से देखिए उस समय आपको बहुत आंधी तूफान आता है, पानी बरस जाता है, उससे क्या बोलते हैं, वो ऐसी रेंज को बोलते हैं कन्वेंशनल रेंज, ठीक है। बादल बनेगा, पानी बरसेगा, लोकल एरिया में पानी बरसेगा, और जो है पानी बरस के बादल खत्म हो जाएंगे, और फिर से जो है उमस जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से रहता है। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब गर्मी की वजह से ऊपर हवा उठे और जो है वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाए, जम जाए, और क्लाउड्स बना के पानी बरसा दे, उसे बोलते हैं कन्वेंशन, उनको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेंज बोलते हैं। कन्वेक्शन में आपको बताया था ना, कन्वेक्शन क्या होता है, जब हवा का ऊपर उठना होता है उसे बोलते हैं कन्वेक्शन, और जब हवा ऐसे बहती है तो उसे बोलते हैं एडवेक्शन। हमने डिस्कस किया था अपने पहले पहले वाले चैप्टर में, याद करिए आप, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं, देखिए अब यहाँ पे लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लगेंगे। तो अब मेथडोलॉजी क्या है, वही मैंने आपको जो बताया। और लोकेशन क्या है, कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर, देखिए कहाँ पे मिलेगा, जहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, जहाँ पे ज़्यादा सूर्य जो है मतलब आफत मचाया हुआ है ना, जहाँ पे भी ये सूर्य जो है ज़्यादा आफत मचाएगा, वहीं पे जो है ये होगा, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी गिरेगा। तो कहाँ पे मोस्टली होता है, ये इक्वेटोरियल रीजन में। आपको इक्वेटोरियल रीजन पता है ना कहाँ पे होता है, तो जो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, ये ब्राज़ील का, ये आपको ये दिख रहा होगा, एक मिनट, ये जो रीजन है यही इक्वेटोरियल रीजन है, पूरा चला जा रहा है आगे तक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा पानी बरसता है, तो ये यहाँ पे कन्वेक्शनल लेंस ज़्यादा दिखती हैं, या फिर यूपी और ऐसी जगह पे दिखाई देगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्शनल लेंस। अब दूसरी आती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए वर्ड्स भी याद करते जाइए, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगा। ओरोग्राफिक क्या का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी रेंज जो कि किसी ज्योग्राफी की वजह से हो रही है, ठीक है, यानी कि किसी ऐसी जगह की ऐसी वजह, कोई ऐसे कारण की वजह से जिसके अंदर कोई ज्योग्राफिकल प्लेन आ गया या कुछ आ गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से विंड्स ऊपर जा रही हैं, ठीक है, अब क्या होगा, गर्म हवाएं हैं, धीरे धीरे उठेंगी, हल्का हल्का पानी भी अपने साथ रखेंगी, फिर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाने लगेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा माहौल हो गया। आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी ना किसी भी पानी को बरसने के लिए, तो वो एक कंडीशन में यही है कि जब इसके अंदर क्या होता है, पानी बरसने में जब एक तरीके से आपका टेम्परेचर गिर जाता है, तो वहाँ पे जो होता है ना उसका सैचुरेशन, यानी कि सैचुरेशन मतलब हवा का कितनी औकात है पानी रखने की, ऐसे समझ लो आप सिंपल भाषा में एकदम, है ना। तो अगर मान लीजिए हवा में अगर रख सकती है 100 भर सकता है, पर अगर टेम्परेचर गिर गया तो ये 80 पे ही सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि अब 80 पे ही ये इसकी पूरी पानी भर गया है और अब बारिश शुरू होने वाली है, अब समझ रहे। तो इस तरीके से सैचुरेशन समझ लीजिए। तो जब ऊपर जाता है, पहाड़ पे जाता है, तो इसका सैचुरेशन लेवल क्या होता है, सैचुरेशन लेवल इसका गिर जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो है जल्दी बादल बनेंगे और पानी बरस जाएगा, और जब ये इसके ऊपर से पार करके जाता है तब यहाँ पे ये क्या करता है, ड्राई हो जाती है एयर, क्योंकि पानी तो यहीं बरस गया है, तो इधर हमेशा सूखा रहता है। तो इन्हें बोलते हैं ओरोग्राफिक रेंज, और जो विंड्स इधर आती है इन्हें बोलते हैं कैटाबैटिक रेंज, ठीक है। तो विंड्स, कैटाबैटिक विंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, कैटाबैटिक विंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहे हैं आप, तो ये हो गए कैटाबैटिक विंड्स, ठीक है। फिर एक और तरह की विंड्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रंटल रेन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले अपने लेक्चर में, कि किस तरीके से फ्रंट बनते हैं, कोल आया, वर्म आया, और एक तरीके से दोनों ने फ्रंट बनाया, और फिर ये बादल ऊपर उठ जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, और यहाँ से पानी बरसता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब एक होती है साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक भी मैंने आपको बताया था कि पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है जिसकी वजह से लो प्रेशर बनता है, हवा ऊपर उठने लगती है। हवा ऊपर उठती है तो जैसे जैसे आसमान में ऊपर तक जाती है हवा आसमान में, तो क्या होता है, ऊपर कंडेंसेशन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा तो बादल बनने लगेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा हैवी होंगे पानी बरस जाएगा। तो ये चीज़ होती है साइक्लोन की वजह से। तो मैंने 4 रेंज यहाँ पे आपको बता दी, और एक 5वीं होती है मानसूनल रेन, जिसके बारे में हमने डिस्कस अभी कर लिया था। तो ये मानसूनल रेन होती है जिसके अंदर जो होता है पानी लेके जो होती है ये विंड्स होती हैं,
ऐसे पोर्शन में पहुंचती हैं जहाँ पे लो प्रेशर होता है और पानी बरस जाता है। तो ये 5 विंड्स हैं जो आपको 5 तरीके हैं जिससे पानी कहीं पे बरसता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे और बताते हैं आपको कि वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहाँ पे होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपसे पूछ लेगा कि जो है क्या ये बताओ कि जो है कॉन्टिनेंट्स होते हैं 35 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, 40 डिग्री लैटिट्यूड में, यानी कि इतने बीच का जो एरिया है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं 1 मिनट, जो आपका ये पोर्शन है ना, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। 30 से लेकर 40 के बीच में यहाँ पे जो होता है कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में पानी बरसता है कि वेस्ट साइड में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईस्ट साइड में पानी बरसता है। फिर आपसे वो पूछेगा कि 45 से लेकर 60 डिग्री तक पानी जो है वो वेस्ट साइड में बरसता है कि ईस्ट साइड में, तो आपको ध्यान रखना है वेस्ट साइड में पानी बरसता है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे पानी बरस रहा है, तो बस यही पूछेगा, उल्टा उल्टा कर देगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो पानी बरसता है ये इसका कारण क्या होता है, वेस्टर्लीज होते हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे पानी बरस रहा है यहाँ पे, इसका क्या कारण है, जो यहाँ से गर्म करंट छूट रही है उनकी वजह से, जैसे गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे आ रही है, गल्फ स्ट्रीम आती है ना, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस तरीके से क्यों चल रही है, क्योंकि जो एक तरीके से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं ऊपर से और वो जो है समुद्र को चला रही हैं, गल्फ स्ट्रीम को, नीचे तो समुद्र चल रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ के इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा और यहाँ पे भी पानी बरसेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब आप देख लीजिए जितने भी ईस्टर्न साइड्स होंगे इस एरिया में वहाँ पानी बरसेगा, जैसे जापान का एरिया हो गया, यहाँ का एरिया हो गया, ये देखिए यहाँ पे एरिया हो गया, दिख रहा है ना आपको, ईस्टर्न साइड्स में यहाँ पे देखो हल्का सा एरिया हो गया, तो यहाँ पे भी देखिए हल्का हल्का पानी यहाँ पे दिखाई देगा, हैवी सीजनल रेन, बल्कि यहाँ तो हैवी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी पानी दिखाई देगा, पर यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा पानी बरसा है, क्योंकि ये कौन सा एरियाज हैं, ये इक्वेटोरियल रेंज है, इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, यानी कि ये जो मध्य रेखा जा रही है ना इसके नीचे के रीजन, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, वो पूछ लेगा ऑरोग्राफिक रेन का मुख्य कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पहाड़ आ गया, कोई चट्टान आ गई, कुछ आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स बता दिया और यहाँ से आपको ये सारे पॉइंट थोड़े बहुत जो मैंने अभी समझाए हैं वो ये सारे हैं। अभी आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कंडेंसेशन पे। होता क्या है कि वाटर वेपर जो होता है ना, वाटर वेपर इनटू वाटर, जब वाटर वेपर यानी कि जो आपका जल वाष्प होता है जब वो पानी में बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हवा थी, अब क्या हो गया, पानी बन गया, तो उसके अंदर जितना भी पानी के जो अणु होते हैं, वो मतलब बेसिकली अणु कह रहा हूँ, या जो भी आपका जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जो होते हैं निकल आते हैं और वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से पानी का फॉर्म ले लेते हैं और फिर वो पानी बरसता भी है बाद में, ठीक है। पर होता क्या है, जो कंडेंसेशन होता है ना वो होता है उसके उसके वजह से क्या होता है कि गर्मी जो होती है वो हवा में रिलीज हो जाती है, ठीक है। जब गर्मी हवा में रिलीज होगी तब जो है ये बेसिकली इसके अंदर से पानी निकल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को संघनन की गुप्त ऊष्मा, तो इतना ध्यान रखिएगा। आप अगर अपना हिंदी मीडियम से थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी पानी होता है ना, जो भी आपके जो होते हैं बेसिकली मान लीजिए जो कंडेंसेशन होता है वो जब होता क्या है कि एक मतलब एक हाइड्रोस्कोपिक, इसका नाम होता है हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये कुछ भी हो सकता है, डस्ट का पार्टिकल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है जो कि पेड़ों से निकलता है, पराग तत्व, और नमक भी हो सकता है आसमान में, ये सारी चीज़ें इसके अराउंड जो होता है ये पानी का एक लेयर हल्का सा बना लेता है, ठीक है। और जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है भारी होता जाता है, और फिर एक दिन जब भारी ज़्यादा हो जाता है तभी क्या हो जाता है, बरस जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेसिकली हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है। तो होता क्या है कि जब पानी जो होता है बेसिकली आसमान में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एयर में बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये आपकी एयर है, मान लीजिए एयर में जो है धीरे धीरे आपका पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं पानी के, ठीक है। अब होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा जब इसकी जो ह्यूमिडिटी होगी ना इस एयर की वो बिल्कुल 100% हो जाएगी, यानी कि अब इसमें जगह नहीं है कि पानी भर पाए। उस पॉइंट को जो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये बोल देता है भैया बस अब मैं और नहीं पी सकता, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। ये आप ड्यू पॉइंट पकड़ के चलना आप आगे के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए ड्यू पॉइंट कैसे काम आएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे। फिर कंडेंसेशन टेक प्लेस मैंने आपको बता दिया। तो अब होता क्या है कि अब अगर मान लीजिए आपको पानी बरसाना है तो या तो आप ड्यू पॉइंट जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ड्यू पॉइंट है कोई, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू पॉइंट लाने के लिए या तो आप 3 चीज़ें कर सकते हैं, है ना। ड्यू पॉइंट तक पहुँचना है, या तो आप जो है टेम्परेचर घटा लो, मैंने आपको जैसे बताया था, या फिर आप क्या करो, वॉल्यूम जितना, मान लो ये एयर का वॉल्यूम है, इस एयर के वॉल्यूम को छोटा कर लो, मतलब अभी इतना फैला हुआ है तो इसको कम कर लो। कम कर लेंगे तो क्या होगा, जो जितने कण यहाँ पे फैले हुए हैं वो अब कितने में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक तरीके से आपने क्या किया, एक तरीके से आपने कणों को जो है उसी एरिया में जल्दी रख दिया, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न, एक तरीका ये हो गया जिससे जो है इतने एरिया में पानी बरस जाएगा, अब इतने एरिया में ही पानी बरस जाएगा, समझ रहे हैं आप।
तो ये चीज़ हो गई। फिर या तो फिर आप क्या करो कि मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, या फिर आप इवेपोरेशन नीचे से बढ़ा दो। जैसे जैसे आप इवेपोरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ऊपर और भी जाके पानी भरेगा, और पानी भरने के बाद यहाँ पे वाष्प बढ़ेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल जैसे ये ना हाइड्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल भारी होते जाएंगे और फिर पानी बरस जाएगा। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। एक तो या तो अपना ड्यू पॉइंट को गिराओ टेम्परेचर कम करके, जैसे कि पहाड़ पे जब जाते हैं तो वो कम हो जाता है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिड्यूस कर लो, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या करो, रिड्यूस कर लो, कम एरिया में कर लो और जल्दी हो जाएगा। और या तो फिर अपना जो है इवेपोरेशन नीचे से बढ़ा लो। तो ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से आप कंडेंसेशन जल्दी कर सकते हो या कंडेंसेशन होता है। यानी कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, सघनन। सघनन जो होता है वो बेसिकली इन कारणों की वजह से होता है और फिर वो पानी में बनता है। अब देखो, आप यहाँ पे देखो कि ये था स्टीम, स्टीम के बाद कंडेंस हुआ, कंडेंस के बाद क्या हुआ, वाटर बन गया, और उसके बाद और ज़्यादा सॉलिडिफाई होकर आइस बन गया। इसी प्रकार से सब्लिमेट होता है। ठीक है, सब्लिमेट में क्या होता है, मेल्ट होता है और फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो ये होता है हमारा कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट। ये 3 कंडीशन आपको रखनी है याद। एग्जाम में अगर बहुत कठिन क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों पूछ ली जाएंगी, वैसे तो इतना कठिन नहीं आएगा, पर ये पूछा जा सकता है हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, डस्ट होता है, स्मोक होता है, पॉलन ग्रेन होती है और सॉल्ट होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया फ्रीजिंग पॉइंट 1 के बारे में। अब हम सीधे आ जाते हैं ड्यू पे। ठीक है, ड्यू क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन होता होगा कि ड्यू क्या होता है। जैसे आपने देखा है ना, कभी कभी ओस गिरी होती है कार के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो ये क्यों बनती है बेसिकली, है ना। तो ये एक मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए। होता क्या है कि जो मॉइस्चर होता है ना हवा में मॉइस्चर होता है। अब ठंडकों के दिन में क्या होता है, देखिए आप आपको ड्यू हमेशा ठंडक के दिन में दिखेगी। तो रात के टाइम में क्या होता है, जैसे आपकी मान लीजिए कार खड़ी है जो भी, जैसे भी, ठीक है, गंदी सी कार मैंने बना दी आपकी, ऊपर क्या बना दी मैंने कहा मान लीजिए ये आपकी कार बनी है, ठीक है, ये आपकी कार खड़ी है। फिर क्या है, ये कार जो है रात में खड़ी खड़ी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई तो जो मॉइस्चर होता है वो इसके ऊपर जम जाता है। ठीक है, जम नहीं जाता है मतलब इसके ऊपर आके ठंडा हो जाता है। तो मॉइस्चर जब ठंडा होगा तो क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट में बन जाएगा। यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ा था ना कि स्टीम जो है एक तरीके से हवा में जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। पर वही चीज़ जो होती है ड्यू होती है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई ठंडी चीज़ लेके अगर बाहर चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके हाथ पे, हथेली पे या उस चीज़ पे जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है उसके ऊपर इस तरीके से ओस जम जाएगी। इसी को बोलते हैं ड्यू। दूसरी कंडीशंस होती हैं कुछ ड्यू के लिए, यानी कि जैसे क्लियर स्काई होना चाहिए, इस मतलब आसमान साफ़ होना चाहिए, हवा ठंडी मतलब हवा ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ चलेगी तो क्या होगा, ये सारा मॉइस्चर जो है अपने साथ हटा ले जाएगी। ठीक है ना। और क्लियर स्काई होना चाहिए ज़्यादा, ठंड मतलब ऐसा घना मतलब ऐसा ढका हुआ क्लाउड नहीं होना चाहिए, क्लाउड व्लाउड कवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी, मतलब आसमान में अगर ऐसे हवा में अगर पानी की कण है ही नहीं, तो वो जमे, यहाँ पे ड्यू क्या फॉर्म होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना, वो पहले अपने में निपटेगा। ये चीज़ हो गई। और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, तो वही मैंने आपको बताया, जितनी लंबी रात होगी और जितना ठंडी चीज़ होगी उस पर जम जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर अगर ड्यू पे पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता है ये ड्यू के बारे में। और एक और चीज़ होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो भी है, मान लीजिए आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही होगा ना, क्योंकि अगर इतने पे पहुंच जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगी। तो भाई बर्फ़ तो नहीं बनाना है ना हमें, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा दिमाग से, कॉमन सेंस का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर होता है एक वाइट फ्रॉस्ट। वाइट फ्रॉस्ट में क्या होता है कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या हो रहा है आपका, एक तरफ से आप यहाँ पे ड्यू जम रही है, कण दिख रहे हैं पानी के, इसके नीचे आ जाओगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, बर्फ़ जमती दिखाई देगी चीज़ों के ऊपर। तो यही होता है। पर और ये माइन्यूट क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल होते हैं, बस इतना पॉइंट है। ये देख लो कैसा दिखता है, देख रहे हैं आप। तो इसे क्या बोलते हैं, वाइट फ्रॉस्ट बोलते हैं। फिर होता है एक फॉग, यानी कि धुंध। अब देखिए होता क्या है, फॉग का कारण का बनने का मुख्य कारण होता है जब कोई गर्म, हल्की सी गर्म हवा कोई बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे आ जाती है, तब फॉग बनता है। इतना बात ध्यान रखिएगा, ये फॉग बनने का रीज़न है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ओके, ये रीज़न है। तो यही रीज़न है। तो अभी हमें क्या है, एक मिनट में इसको बता दूँ, है ना। तो जो है फॉग इसलिए बनता है। तो अभी क्या होगा कि जब ऐसी जगह वार्म मीट्स जब कोल्ड करेगा ना, तब ये बनता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये ग्राउंड के पास बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ग्राउंड के पास बनेगा और एक तरीके से धुंध पैदा हो जाएगी। ठीक है। फिर एक होता है स्मॉग। अब मान लीजिए आपका फॉग आया अंदर,
ठीक है, फॉग बनने लगा ठंडा। पर यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, जो फॉग होगा इस पोल्यूशन के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके ना कैप्सूल बना लेगा। अब क्या होगा, अब ज़्यादा धुंध जो है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब उसमें क्या हो गया, पोल्यूशन भी एडेड है, और दूसरी चीज़ क्या है, वो बहुत ज़्यादा घनी भी है। तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने के बाद वजह से और इतना ज़्यादा घना होने की वजह से ये क्या करेगा, एक तरीके से आपका पोल्यूशन मतलब ये स्मॉग क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है एडवेक्शनल फॉग, मतलब कि जो वार्म एयर होती है ना, वो क्या करती है, ऐसे लेटरल चलती है ज़मीन के चारों तरफ, ज़मीन के ऊपर, और वो क्या करती है, वार्म एयर जो होती है वो कोल्ड रीजन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो जो इस तरीके का रीजन जगह होती है ना, उसे बोलते हैं एडवेक्शनल फॉग। ठीक है, और यहाँ पे होता है काफ़ी भारी और मोटा कोहरा बनता है। तो आपने देखा होगा समुद्र के ऊपर जो है, कभी कभी देखिए जब जा रहे होते हैं, या नदी के ऊपर आप देखिए कभी कभी बहुत घना कोहरा होता है, तो वो यही होता है, एडवेक्शनल फॉग की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि नदी होती है ठंडी और आसपास से गर्म हवा आ जाती है, तो इसलिए बन जाता है। और एक होता है फ्रंटल फॉग। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, वार्म है, ये क्या है, वार्म है, और यहाँ पे क्या है, कोल्ड फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है। तो वार्म और कोल्ड फ्रंट जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रंटल फॉग बन जाते हैं। तो ये आप ध्यान रहेगी आपको। ठीक है, ये हो गया। मिस्ट मैंने आपको बता दिया, जब फॉग के अंदर ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। हेज क्या होता है, धुंध। धुंध में मतलब कि जब जो होता है कि एक तरीके से डस्ट या स्मोक या एक तरीके से ड्राई पार्टिकल जो होते हैं वो आपको जो स्काई के अंदर छा जाएं, है ना। कंडेंसेशन रीज़न नहीं है जो यहाँ पे रीज़न था, कोल्ड और ठंडा मिल गई वो, परंतु एक धुआं हो गया एक तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, हेज़ हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हेज़। आपने देखा होगा सुबह सुबह आप जाइए तो जहाँ पे ईंटों का भट्टा होता है, वहाँ पे खूब ज़्यादा जो होता है धुआं हो जाता है, तो धुएं की वजह से क्या होता है, आसपास को दिखता नहीं है, तो वही अब हेज़ होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से अलग अलग तरह के जो होते हैं क्लाउड्स होते हैं, बेसिकली जो आपके बादल हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको ध्यान रखिए, क्लाउड्स भी क्या होते हैं, एक तरीके से पानी होता है, वो जमा हुआ होता है छोटे छोटे आइस क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, और ये काफ़ी ऊपर तक रहते हैं, कभी नीचे से रह के 1 किलोमीटर से लेके ऊपर तक रहते हैं, कभी 5, 6, 7, 8 8 किलोमीटर तक। ठीक है, तो अभी हमें क्या याद रखना है, इसके अंदर जो सबसे ऊपर ऊंचे क्लाउड्स होते हैं वो कौन है, सबसे नीचे क्लाउड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो याद रखिए, स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स ये सबसे नीचे घूम रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा और बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें। और जो क्लाउड जो हमेशा रुई की तरह दिखते हैं ना, उनको बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अब एक क्लाउड्स होते हैं जो हमेशा मिड लेवल में मिलते हैं, यहाँ पे देखिए मिड लेवल में, यानी कि 2 से लेकर 4 किलोमीटर के आसपास, उनको एल्टो के नाम से जानते हैं। और जो क्लाउड होता है वो किस तरीके का दिख रहा है, यानी कि अगर हल्का फैला हुआ, अगर जैसे मान लीजिए एक क्लाउड है वो हल्का फैला हुआ है, फैला हुआ रुई की तरह है, तो वो होगा स्ट्रेटस। पर अगर एक गुच्छेदार रुई दिखाई देगा तो क्यूमुलस। ठीक है, ज़्यादा पानी बरसा देगा स्ट्रेटस अगर, तो उसे बोल देंगे निम्बो स्ट्रेटस। अगर ज़्यादा जो है ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और स्ट्रेटो क्यूमुलस में क्या होगा, दोनों चीज़ें मिली होंगी, ये ऐसा छिछला भी होगा और हल्का सा मिला मिला भी होगा। दिख रहा है आपको। फिर जब बीच में पहुंच जाता है तो उसको एल्टो नाम आ जाता है, फिर वही एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस आ जाता है। फिर और ऊपर चले जाएंगे तो साइरस ऐड हो जाता है। तो देखिए हाइट के अकॉर्डिंग आप देखिए, बीच में एल्टो आ रहा है और सबसे ऊपर साइरस आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से रहते हैं क्लाउड्स। ठीक है, और बाकी और किस तरह के होते हैं उनके नाम होते हैं क्यूमुलस, स्ट्रेटस, और क्या काम करता है, निम्बो, जब पानी बरसा देगा तो निम्बोलस, निम्बुलस। ठीक है, निम्बस। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यही सारी चीज़ देखिए बताया गया। स्टेटस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो होता है ये क्या करते हैं, एक तरीके से बहुत छिछले वाले एकदम पे होते हैं, है ना। और फिर होते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस क्या होते हैं, रुई के एकदम गुच्छेदार। ठीक है, फिर एक होते हैं निम्बो स्टेटस, मतलब छिछले हैं पर पानी बरसा सकते हैं, है ना। तो इस इस तरीके से समझिए। फिर एक होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ये क्या करते हैं, ये क्यूमुलोनिम्बस ये दिख रहे हैं आपको, काफ़ी घने बादल होते हैं एकदम, और ये क्या होता है, थंडर स्टॉर्म भी लाते हैं, मतलब तूफान लाते हैं। तो ये होता है क्यूमुलोनिम्बस। फिर स्ट्रेटो क्यूमुलस क्या होंगे, क्यूमुलस का मतलब जो है एकदम रुई जैसा, है ना, और स्ट्रेटो मतलब एकदम हल्की रुई वाला, तो दोनों को मिला दोगे तो वो बनेगा स्ट्रेटोनिम्बस। यहाँ पे देखो स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्ट्रेटस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी बरसाते हैं। फिर अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस मतलब मिड में मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सिरस होता है। सिरस क्या होते हैं ना, आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, मतलब आपके जो होते हैं बर्फ़ के कण के ही बने होते हैं, परंतु ये बहुत हल्के और एकदम ऊपर के मिलते हैं। देख रहे हैं आप एकदम, अगर आप कभी देखिए खाली आसमान हो तो आपको सिरस दिख जाएगा। ये कभी कभी स्ट्रेटोस्फियर के पास भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, साइरोस्ट्रेटस और साइरोक्यूमुलस के नाम से भी इनको जानते हैं। बाकी ये सारे मैंने आपको समझा दिए, और जो है यही है इसके अंदर क्लाउड के अंदर। तो आज जो है हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का क्लाइमेट पोर्शन तो हो जाता है खत्म। अब आगे जो है हम लोग करेंगे अपने वेजिटेशन का पोर्शन, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और आप एक बार जो है कम से कम इसको रिवाइज जरूर करिएगा, कुछ अपने वर्ड्स में भी लिखिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।